माँ बाप ने बेटी को 5 लाख में बेचा। खरीदार ने घर ले जाकर की दरिंदगी। नाबालिग की दर्द भरी कहानी। एक माँ जो अपने बच्चों को अपने आंचल के छांव में रखना चाहती है, एक बाप जो अपने बच्चों को हर खुशी देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, वही माँ बाप दोनों ने वो कर दिखाया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप जानेंगे तो आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, आपका कलेजा फटने को होगा। एक बेटी जिसने केवल यौन के संसार में पहला कदम रखा ही था कि रुपयों के खातिर इनके लालची माँ बाप ने अपनी फूल सी बेटी को बेच दिया। 13 मार्च को शाम को मेरे मम्मी दाल चावल बनाई है, तो मुझे कहती थी तुम खाना खा लो, तो मैं कहती थी कि मैं नहीं खाना खाऊंगी, तो उसमें नशे की गोली खिला दी। मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाने लगी तो मैं खा ली। तभी मुझे चक्कर नींद आने लगी। तभी कमलेश और करमवीर भी आ गए थे। वो लोगों लगन आ गए, मुझे कार में बिठा कर लेके चले गए। तब मैं वहाँ 2 दिन में एटा ज़िले में पहुँच गई तो करमवीर मुझे कहता, मैं उससे पूछा कि मैं यहाँ कैसे आई, तो वो कहता तुम तुम्हारे माँ बाप को 5 लाख रुपए देकर आ, तुम्हें खरीद लिया। खरीद कर कौशाम्बी से एटा लाया गया। पीड़िता की माने तो तय प्लान के मुताबिक माता पिता ने पीड़िता को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और फिर आरोपी करमवीर और दलाल कमलेश के हवाले 5 लाख रुपयों में बेच दिया। बेहोशी की हालत में दोनों उसे कार में डालकर एटा ले गए, जहां आरोपी करमवीर ने पीड़िता के साथ 3 दिन तक बंद कमरे में दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी और उसके साथ मारपीट भी की गई। दरअसल मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये एटा जिले के कोतवाली राजा का रामपुर इलाके का नगला गुलाल गांव है। यहाँ के रहने वाले करमवीर सिंह यादव पर कोतवाली करारी जनपद कौशाम्बी में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसके सिलसिले में कौशाम्बी पुलिस करमवीर सिंह यादव को उठाकर कौशाम्बी ले गई है। जानकारी ये मिली है कि करमवीर सिंह यादव ने एक बिचौलिए के माध्यम से अनुसूचित जाति की 13 वर्षीय बालिका को 5 लाख रुपए का लालच देकर उसके माँ बाप से खरीद लिया। आरोप है कि माँ बाप ने लड़की को नशीला पदार्थ खिला के करमवीर सिंह और दलाल के हवाले कर दिया, जिन्हें बाद में वो आरोपी उस किशोरी को लेकर यहीं नगला गुलाल आया और उसके साथ गुपचुप तरीके से शादी रचा के उसके साथ 3 दिन तक लगातार दुष्कर्म किया। किसी तरह छूटकर किशोरी वापस कौशाम्बी पहुंची, लेकिन वहां पर माता पिता ने पैसों के चलते उसको अपनाने से इनकार कर दिया। बाद में किशोरी की बुआ के पहल पर किशोरी के द्वारा मंझनपुर इलाके के करारी थाने में आरोपी करमवीर सिंह यादव, किशोरी के माता पिता और दलाल के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ और अब इसी मुकदमे के चलते आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। दरअसल एटा में कई दलालों का ऐसा गैंग सक्रिय है जो पैसे लेकर अधेड़ उम्र के व्यक्तियों की शादी करवाने का दावा करता है। ये दलाल पूर्वांचल के कुछ इलाकों के गरीब परिवारों को टारगेट करते हैं, उन्हें निशाना आते हैं और फिर उनकी नाबालिग लड़कियों को शादी के लिए बहलाते फुसलाते हैं और इसके लिए वो इनके माता पिता को भी पैसों का लालच देते हैं। जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं वो यहाँ लाखों में लड़कियों का सौदा करते हैं और नाबालिग लड़कियों को वहाँ से लाकर यहाँ किसी मंदिर में शादी करवा देते हैं। कई लड़कियाँ वापस जाकर ऐसे अपराधों के खिलाफ अपने अपने जिलों में अब तक मुकदमे दर्ज करवा चुकी हैं, तो कई लड़कियाँ अपनी तकदीर को यही सब मानकर आज भी अधेड़ व्यक्तियों के साथ अपना जीवन बसर कर रही हैं। पिछड़े इलाकों में सक्रिय सिंडिकेट गैंग। वहीं एटा में मानव तस्करी का ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी 2023 में झारखंड की गिरिडीह पुलिस ने जैथरा इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था जो मानव तस्करी में शामिल थे। दरअसल एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद और अलीगढ़ के अति पिछड़े इलाकों में ये सिंडिकेट गैंग सक्रिय है जो मानव तस्करी को अंजाम देते हैं। वर्ष 2021 में कासगंज के पटियाली इलाके में भी बिहार की सोनपुर पुलिस ने दबिश दी थी और एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी। हैरानी की बात यह है कि ये सभी मामले मानव तस्करी और जबरन शादी करने जैसे ही थे।
एटा में मानव तस्करी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी वर्ष 2023 में झारखंड के गिरिडीह थाने की पुलिस जैथरा इलाके से एक अधेड़ व्यक्ति और एक दलाल को गिरफ्तार करके ले गई थी। उसमें भी इसी प्रकार का आरोप था कि उसने 2 लाख रुपए में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को खरीद लिया था और जैथरा इलाके में लाकर शादी कर ली थी। इस मामले में आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद जब लड़की झारखंड पहुंची थी तो वहां जाकर उसने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद आरोपी को यहां से गिरफ्तार कर झारखंड ले जाया गया था। ऐसे कई मामले एटा जिले में आ चुके हैं। मानव तस्करी के बढ़ते मामलों पर अब प्रबुद्ध वर्ग के बीच एक बहस छिड़ गई है कि क्यों आखिर लोग चंद पैसों के लालच में नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। उनके उस जीवन को जिसमें वो अपने भविष्य को संजोने और संवारने का सपना देखते हैं, उसमें उन्हें शादी करके चंद पैसों के लालच में अंधेरे कुएं में झोंक दिया जाता है, जहां वो बस बच्चे पैदा करने और घर के कामकाज संभालने तक सीमित। एटा में बढ़ते मानव तस्करी के मामले। बीते कल कौशाम्बी पुलिस का राजा का रामपुर इलाके में आना और एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले जाना। पूर्व से भी ऐसे कई मामले आए हैं जहां मानव तस्करी की घटनाएं आई हैं, चाहे जैथरा इलाके में झारखंड के गिरिडीह पुलिस का छापामार कार्रवाई हो या फिर कासगंज जिले के पटियाली इलाके में बिहार की सोनपुर पुलिस की कार्रवाई हो। ऐसे में एक बात तो तय हो जाती है कि इस इलाके में एक ऐसा सिंडिकेट मौजूद है जो शादी न होने वाले या फिर जिनकी पत्नियां गुजर जाती हैं, ऐसे अधेड़ लोगों को शादी करवाने का लालच देते हैं, उनसे मोटी रकम वसूलते हैं और फिर पूर्वांचल तथा बिहार और झारखंड के ऐसे इलाके जहां के गरीब परिवार हैं जो अपने बच्चियों के लालन पालन में असमर्थ हैं, उनको लालच देके अधेड़ उम्र के लोगों से नाबालिग बच्चियों की शादी करवा देते हैं। इस पूरे प्रकरण में कानूनी जानकारी के लिए हमारे साथ रमेश चंद्र गोला जी मौजूद हैं। पहले डीजीसी रहे हैं। हम इनसे जानते हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पे। धन्यवाद। पूरा केस आपको लगभग समझ आ गया है। पहली प्रतिक्रिया क्या कुछ है ये? देखिए, केस के बारे में मैंने एफआईआर का अच्छी तरह तो अध्ययन नहीं किया है। धाराओं के बारे में थोड़ी जानकारी मैंने ली है। यदि नाबालिग किसी भी बेटी का या लड़की का उसकी बिना सहमति से या सहमति जो मान्य नहीं रखती है ले जाया जाता है, वो भी उसके माँ बाप को रुपए देकर और उसके साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध यदि उसके साथ गलत काम रेप होता है या किसी के द्वारा जबरियां बलात्कार किया जाता है, तो वो जो बीएनएस की धारा 64 के कर दी गई हैं लगातार, उसमें अंतर्गत आएगा। और इस धारा के अंतर्गत क्योंकि पैसे लेकर के उसको लाया गया है, और यदि विवेचना होती है, जैसा कि लड़की कह रही है, उसकी बात मैंने सुना था कि जाकर के माँ बाप ने बेचा, 5 लाख रुपए में लिया है। माँ बाप कह रहे हैं जाइए, हमने तो 5 लाख रुपए लिए हैं। अब 5 लाख रुपए जब आदान प्रदान हुआ है और रुपयों की यदि रिकवरी हुई है, तो स्पष्ट है कि ये खरीद फरोख्त के उसमें आता है, जो एक मानव तस्करी के परिभाषा के अंतर्गत है। इसमें मतलब पूर्व आईपीसी की धारा 372-73 और नई जो धाराएं दी हुई हैं वो भी इसके अंतर्गत 143 बनबी के साथ साथ 127(2), 123, अब 123 में उसमें लगाया गया है। इसका मतलब है उस बच्ची को लाते समय उसे कुछ या तो जहर खुरानी जहर दिया गया हो या कोई नशीला पदार्थ खिलाया गया हो, जो आईपीसी की धारा 328 के अंतर्गत आता है। ऐसे तमाम यदि हुए हैं मतलब, और ये सारी घटना उस बेटी के साथ घटित हुई है, तो ये तो गंभीर प्रकृति का अपराध है। और ऐसे अपराध के अंतर्गत तो सोमोटो मतलब
वो ले करके कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, चाहे उसमें कोई व्यक्ति हो। आपने पूर्व से कई राज्य की तरफ से कई केस लड़े हैं, कई अपराधियों को सजा भी दिलवाई है। ऐसे में यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कई बार जो खरीद के लाता है उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो सिंडिकेट ये सब कर रहा है उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। ऐसे में जो ये एफआईआर हुई है, जो धाराएं लगी हैं, इनमें क्या जो बीच में दलाली का काम कर रहा था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है? देखिए बात और है, इसके बारे में मैं यूँ नहीं जानना चाहता हूँ, सारी विचार की है। जैसे कि मानिए सिंडिकेटों का काम होता है, दूर से ही पैसे वाले लोग होते हैं, वो काम को कराते हैं और उनकी कमीशनें होती हैं। अब जैसे कि माना जाए, आप सीधा ले लिया जाए 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, कहीं असला बनते हैं तो बनाने वाले तो पकड़े जाते हैं और ले जाए जाते हैं, कहाँ बिकते हैं वो नहीं पकड़े जाते हैं। तो ये तो एक विवेचना की मैटर है। मतलब जो पीड़िता नाबालिग है वो अपने बयान में ये कह रही है कि अमुक व्यक्ति यानी जो दलाल है उसका नाम ले रही है कि वो मेरे घर आके उन्होंने मेरे माँ बाप को पैसे दिए, मुझे जहरीला नशीला पदार्थ खिलाया और फिर कार में डाल के मुझे, यानी जो दलाल है वो और जो ये करमबीर अभियुक्त है जो पकड़ के गया, ये दोनों ले गए एटा। तो इसमें फिर अब जो दलाल है उसकी क्या भूमिका बनती है? देखिए उसमें जो पीड़िता कह रही है कि ये लोग आए, तो ये आईपीसी की धारा 34 है, उसके अंतर्गत मैटर आता है। जैसे कि मान लिया जाए 3/5 जो बीएनएस की धारा है उसके अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए उसके अंतर्गत। तो इसमें ये नहीं है, मतलब क्या कहते हैं कि मतलब एक व्यक्ति जो लेके गया है या उसने बलात्कार किया उसके साथ साथ ही है, तो जिसने जिसको मतलब आगे बढ़ाया है वो साथ लिबा के लाया है तो वह भी समान मतलब दंड का भागीदारी है। सेक्शन 3/5 बीएनएस यही कहता है, जो एक दंड 364A1 वाले को होगा वही दंड इसको भी होगा, मतलब बशर्ते उसने क्यों नहीं उससे गलत काम क्यों ना किया हो। लेकिन इस कार्य कराने में ऐसा मतलब मानव तस्करी कराने में उसका पूरा सहयोग है, तो सेम दंड का भागीदार वह भी। मानव तस्करी को विभिन्न तरीके से परिभाषित किया गया है। अब ऐसे में जो ये आरोप हैं, जो ये सेक्शंस पीड़िता की तरफ से लगाए गए हैं, अगर ये सच पाए जाते हैं तो इन आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई संभावित है? क्या कुछ कार्रवाई सजा के दौरान माननीय न्यायालय की तरफ से हो सकती है? देखिए माननीय न्यायालय किसी भी केस में कार्रवाई करता है तो वो सारी एविडेंस के ऊपर जाता है। अब ऑनरेबल कोर्ट में क्या एविडेंस होती हैं, क्या साक्ष्य दिए जाते हैं, यदि साक्ष्य विवेचना के आधार पर सही बैठेंगे तो 100% सजा होगी। करारी के रहने वाली एक नाबालिग लड़की के द्वारा थाने पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उसके माँ बाप के द्वारा उसको कुछ लोगों को बेचना और उनके द्वारा उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की बात उनके द्वारा बताई गई थी। प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। मौका पाकर भाग निकली पीड़िता। एक दिन 16 मार्च को मौका पाकर किशोरी दीवार कूदकर भाग गई और कौशाम्बी के करारी इलाके में स्थित अपने घर पहुंची और माता पिता को आप बीती बताई। लेकिन माता पिता ने पीड़िता को घर में घुसने की इजाजत नहीं दी और वापस एटा जाने का दबाव बनाया। थक हार कर किशोरी अपने बुआ के घर पहुंची और पूरी घटना बताई, जिसके बाद पीड़िता के बुआ और फूफा उसे लेकर करारी थाने पहुंचे और आरोपी करमबीर दलाल कमलेश और माता पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। फिलहाल चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।